हेलो दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच, यादें, भावनाएं, ये सब असल में हैं क्या? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग में चल रही कुछ विद्युत तरंगें हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या आत्मा जैसी कोई चीज वाकई होती है या वो सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम महसूस करते हैं? अगर ऐसे सवाल आपको रोमांचित करते हैं, अगर आप भी इंसानी चेतना, मन और व्यवहार की जड़ों को समझना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो सिर्फ एक ऑडियो बुक सारांश नहीं है, बल्कि आपकी सोच को खोल देने वाला अनुभव है। आज हम बात कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल की क्लासिक किताब द एनालिसिस ऑफ माइंड के बारे में, जो 20वीं सदी के सबसे गहरे और तर्कशील दार्शनिकों में से एक की सोच का निचोड़ है। यह किताब विज्ञान और दर्शन के संगम पर खड़ी है, जहां रसेल यह साबित करते हैं कि मन, आत्मा, विचार, भावना, ये सब भूतियां या रहस्यमयी चीजें नहीं, बल्कि समझने योग्य मनोवैज्ञानिक घटनाएं हैं। इस किताब में आपको मिलेगा एक ऐसा नजरिया जो हमारी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है, और एक ऐसी सोच जो इंसानी व्यवहार को नई नजर से देखने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो में हम द एनालिसिस ऑफ माइंड का एक शानदार और गहराई से किया गया हिंदी सारांश पेश कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि विचारों की गहराई चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि इंसान को समझना इंसानियत को समझने का पहला कदम है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सोचने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा ज्ञान, ऐसी किताबें और ऐसी चर्चा रोज रोज नहीं मिलती। चलिए अब शुरू करते हैं बर्ट्रैंड रसेल के साथ इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत, जहां हम समझेंगे मन क्या है, सोच कैसे काम करती है और असल में हम कौन हैं। नंबर 1, मानसिकता की प्रकृति, चेतना और अनुभव। क्या आप कभी इस पर रुके हैं कि हमारा मन आखिर है क्या? क्या यह कोई रहस्यमयी अमर सत्ता है जो हमारे शरीर के भीतर कहीं छिपी है, या फिर यह सिर्फ हमारी यादों, विचारों और अनुभवों का एक जाल है? बर्ट्रैंड रसेल इस प्रश्न पर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और कहते हैं, मन को समझने के लिए हमें किसी अध्यात्म या रहस्यवाद की नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव की जरूरत है। वे इस विचार को चुनौती देते हैं कि मन एक स्थायी आत्मा है। इसके बजाय वे कहते हैं कि जो कुछ भी हम मन के रूप में अनुभव करते हैं, वह एक सतत प्रवाह है, एक प्रक्रिया है। रसेल के अनुसार मन कोई एक वस्तु नहीं है, यह उन अनुभवों, संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं का संगठन है जो हम हर दिन, हर पल जीते हैं। जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं, देखना, सुनना, छूना, सोचना, वैसे वैसे हमारा मन बनता और बदलता जाता है। हम अक्सर चेतना को एक स्थायी स्थिति की तरह मानते हैं, लेकिन रसेल समझाते हैं कि चेतना कोई ठहराव नहीं, बल्कि एक धारा है, जिसमें हर पल कुछ नया जोड़ा जाता है, कुछ पुराना बह जाता है। वे कहते हैं कि जिस तरह नदी का पानी हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन हम फिर भी उसे वही नदी कहते हैं, वैसे ही हमारा मन भी एक बहाव है। उसमें कोई स्थिर आत्मा नहीं होती, कोई अमिट तत्व नहीं होता। यह विचार परंपरागत विश्वासों के उलट है, लेकिन रसेल इसे बेहद तार्किक ढंग से रखते हैं। वे बताते हैं कि अगर हम अनुभव और व्यवहार को ही आधार माने, तो मन का रहस्य सुलझाना कठिन नहीं है। इस अध्याय में रसेल यह भी बताते हैं कि हमारी चेतना हमेशा किसी विषय से जुड़ी होती है। हम कभी भी शून्य में नहीं सोचते। हम किसी चीज को देखते हैं, किसी भावना को महसूस करते हैं, किसी विचार को पकड़ते हैं। इसलिए चेतना को खाली स्थान नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे एक सक्रिय प्रक्रिया मानना चाहिए, जो हमेशा किसी वस्तु, विचार या अनुभव की ओर निर्देशित होती है। इस तरह चेतना की असलियत सिर्फ होना नहीं है, बल्कि कुछ का अनुभव करना है। इस विचार के जरिए रसेल हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मन को अलग से कोई आत्मा मानने की जरूरत नहीं है। मन वस्तुतः अनुभवों का क्रमबद्ध ढांचा है। इसमें स्मृति, संवेदना और ज्ञान के तत्व लगातार मिलते रहते हैं, और यही प्रक्रिया हमें यह भ्रम देती है कि मन एक ठोस सत्ता है। लेकिन यह भ्रम ही सबसे बड़ा अवरोध है मन को समझने और स्वयं को जानने के रास्ते में। रसेल की यह व्याख्या केवल दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं है, यह एक वैज्ञानिक नजरिया भी है। वे बताते हैं कि अगर हम अनुभवों के क्रम, शरीर की प्रतिक्रियाओं और व्यवहार के पैटर्न को गहराई से समझें,
तो हम मानसिकता की गुत्थी को बिना किसी आत्मा या दिव्यता के भी सुलझा सकते हैं। और यही अध्याय हमें विचार की उस पहली सीढ़ी पर ले आता है, जहां हम समझते हैं कि मन कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सिर्फ सोच को नहीं, पूरे अस्तित्व को बदलने की ताकत रखता है। नंबर 2, इंद्रिय अनुभव, मन और मस्तिष्क की पहली कड़ी। मन का निर्माण कहाँ से शुरू होता है? क्या वह किसी अमूर्त, रहस्यमयी ऊर्जा से आता है, या फिर हम इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं? बर्ट्रैंड रसेल इस अध्याय में एक अत्यंत व्यावहारिक और वैज्ञानिक पक्ष की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं और कहते हैं कि मन की सबसे पहली और सबसे बुनियादी ईंट है हमारा इंद्रिय अनुभव। रसेल के अनुसार हम जो कुछ भी जानते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, वह सब कुछ किसी न किसी इंद्रिय से होकर ही आता है। हमारी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध, ये पांचों इंद्रियां मिलकर वो कच्चा माल हमें देती हैं जिससे हमारा पूरा मानसिक संसार बनता है। हर विचार की शुरुआत किसी अनुभव से होती है और हर अनुभव की शुरुआत किसी इंद्रिय संवेदना से। उदाहरण के लिए, जब आप एक फूल को देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में जो फूल की छवि बनती है वह कोई शुद्ध बाहरी सत्य नहीं है। वह केवल आपके नेत्रों से आई रोशनी, आपकी यादों में छिपे भाव और आपकी सोच की प्रक्रिया का एक परिणाम है। रसेल इसे सेंस डेटा कहते हैं, यानी वो मूल कण जो हमारी इंद्रियां हमें देती हैं और जिनसे मिलकर हमारी मानसिक दुनिया बनती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। रसेल कहते हैं कि हम जो महसूस करते हैं वही सच्चाई नहीं है। वास्तविकता का कोई सीधा रास्ता हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल इंद्रियों द्वारा दी गई जानकारी है, जिसे हम अपने अनुभवों, आदतों और अपेक्षाओं के आधार पर व्याख्यायित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम जिस दुनिया को बाहरी मानते हैं वह दरअसल हमारे भीतर की एक संरचना है जिसे हमने अपनी इंद्रियों और सोच से गढ़ा है। यह सोच अपने आप में क्रांतिकारी है, क्योंकि यह हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमारा मन, हमारे विचार और यहाँ तक कि हमारी वास्तविकता की धारणा सभी कुछ इंद्रिय अनुभवों के ऊपर खड़े हुए निर्माण हैं। अगर अनुभव बदलें तो सोच बदलती है, और सोच बदले तो पूरा मन बदल सकता है। रसेल यहाँ एक और गहरा बिंदु उठाते हैं कि हमारे अनुभव सिर्फ हमें जानकारी नहीं देते, बल्कि ये हमारे सोचने का ढांचा भी तय करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब पहली बार गर्म चाय का कप छूता है और जल जाता है, वह अनुभव उसके लिए एक चेतावनी बन जाता है। अगली बार वही बच्चा उस अनुभव को याद रखता है और सावधानी बरतता है। यहाँ अनुभव केवल घटना नहीं है, बल्कि वह सोच की दिशा बन जाता है। इस अध्याय में रसेल यह भी कहते हैं कि इंद्रिय अनुभव ही वो पहला पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। हमारी इंद्रियां शारीरिक हैं, लेकिन उनके जरिए जो अनुभव आता है वह मानसिक बन जाता है। यह संवाद, यह जुड़ाव ही मन की उत्पत्ति है। और यहीं रसेल हमारे सामने एक बेहद व्यावहारिक विचार रखते हैं कि यदि हम अपने इंद्रिय अनुभवों को गहराई से समझें, यदि हम यह जानें कि हम किन अनुभवों को कैसे देख रहे हैं, कैसे अर्थ दे रहे हैं, तो हम न सिर्फ अपने मन को बेहतर जान सकते हैं, बल्कि हम उसे बदल भी सकते हैं। इस अध्याय की अंतिम बात गहरी है। हमारी मानसिकता कोई आकाश में लटकती आत्मा नहीं है। वह यही है, हमारी आंखों, कानों, त्वचा, नाक और स्वाद में। हर अनुभव एक दरवाजा है, और जब हम उसे ध्यान से खोलते हैं तो भीतर हमें मिलता है मन का वास्तविक चेहरा। नंबर 3, स्मृति और आदत। कैसे बनता है हमारा मन? यदि अनुभव मन की कच्ची सामग्री है, तो स्मृति और आदत वह गोंद है जो इन बिखरे अनुभवों को जोड़ती है, ढालती है और उन्हें एक निरंतर पहचान का रूप देती है। बर्ट्रैंड रसेल इस अध्याय में कहते हैं, हमारा मन केवल वह नहीं है जो हम इस क्षण में महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह उन तमाम अनुभवों का समुच्चय है जिन्हें हमने कभी जिया और जो हमारे भीतर स्मृति के रूप में बस गए। स्मृति का कार्य केवल जानकारी को संग्रहित करना नहीं है, यह हमारे सोचने, प्रतिक्रिया देने और निर्णय लेने के ढंग को ढालती है। हर वह बात जिसे आपने सीखा है, हर वह भावना जिसे आपने बार बार जिया है, वह सब स्मृति के जरिए आपके स्व का हिस्सा बन चुकी है। रसेल बताते हैं कि जब कोई अनुभव बार बार दोहराया जाता है तो वह आदत बन जाता है, एक अचेतन संरचना जो बिना सोचे ही हमारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए,
चलना, बोलना, पढ़ना, ये सभी पहले सीखने के अनुभव थे, लेकिन बार बार दोहराव ने इन्हें आदत में बदल दिया। अब ये हमारी चेतना की पृष्ठभूमि में चलते रहते हैं। यही आदतें समय के साथ हमारे व्यक्तित्व का आधार बनती हैं। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो पसंद या नापसंद करते हैं, वह सब आदतों से गहराई से प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ रसेल एक चेतावनी भी देते हैं। यदि हम आदत को स्थिर और अपरिवर्तनीय मान लें, तो हम अपने मन की रचना को नियत मान बैठते हैं। जबकि सच यह है कि हर आदत, हर स्मृति सीखी गई चीजें हैं, और जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। इसलिए मन कोई स्थिर मूर्ति नहीं है। यह एक ऐसा जीवंत तंत्र है जिसे हम अपने अनुभवों से गढ़ते हैं और जिसे हम नए अनुभवों से पुनः निर्मित भी कर सकते हैं। रसेल यहाँ एक अद्भुत बात कहते हैं, मेमोरी इज नॉट अ पैसिव स्टोर हाउस, इट इज अ डायनेमिक फोर्स। स्मृति केवल संग्रह नहीं, बल्कि एक सक्रिय ऊर्जा है जो हमें भविष्य में कुछ बनने की दिशा में ढाल सकती है। इस अध्याय में रसेल यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी आत्मा या मैं का भाव दरअसल स्मृति और आदतों का ही एक भ्रम है। हम स्वयं को एक सतत पहचान के रूप में महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी स्मृतियां हमें जोड़कर रखती हैं। लेकिन वह मैं भी एक बना हुआ ढांचा है जिसे हम अनजाने में स्थायी मान लेते हैं। और यही बोध इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली सीख है कि हम अपने मन की आदतों को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। मन केवल एक दर्पण नहीं, वह एक मिट्टी की मूर्ति है जिसे हम अपने हाथों से हर दिन नया रूप दे सकते हैं। नंबर 4, भावना और इच्छा, मन का ऊर्जावान पक्ष। अगर हमारी चेतना केवल अनुभवों और आदतों से बनी होती तो शायद हम सिर्फ एक यंत्र होते, डेटा प्रोसेस करने वाली जैविक मशीनें। लेकिन रसेल हमें याद दिलाते हैं कि मन में सिर्फ संवेदनाएं नहीं होती, उसमें भावनाएं और इच्छाएं भी होती हैं। ये इच्छाएं ही हैं जो हमें केवल जीने नहीं देती, बल्कि हमें जीवन की ओर खींचती हैं। जब हम कुछ चाहते हैं, प्रेम, सफलता, ज्ञान, सुरक्षा, तो वह इच्छा हमारे मन में एक ऊर्जा पैदा करती है जो हमें प्रेरित करती है, आगे बढ़ाती है, कभी तोड़ती है और कभी नया बनाती है। रसेल इस अध्याय में कहते हैं कि इच्छा, डिजायर, मन की वह आंतरिक चाल है जो उसे केवल स्थिति स्वीकारने से रोकती है और उसे परिवर्तन की ओर ले जाती है। जब हम भूखे होते हैं तो भोजन की इच्छा हमें खोजने पर मजबूर करती है। जब हम अकेले होते हैं तो अपनत्व की इच्छा हमें लोगों से जोड़ती है, और यही इच्छाएं धीरे धीरे बड़ी बनती जाती हैं, जीवन के लक्ष्यों में, सपनों में, सिद्धांतों में। लेकिन मन में केवल इच्छाएं नहीं होती, वहां भावनाएं भी होती हैं। प्रेम, क्रोध, भय, करुणा, ईर्ष्या, ये सब सिर्फ अनुभव नहीं हैं, बल्कि मन की ऊर्जाएं हैं। रसेल मानते हैं कि भावना सिर्फ हृदय की बात नहीं है, यह एक संज्ञानात्मक क्रिया है जिसमें मन एक पूरे अनुभव को केंद्रित करता है और फिर प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी प्रियजन को खोते हैं तो शोक केवल एक भावना नहीं है, वह उस व्यक्ति से जुड़ी स्मृतियों, आशाओं और भविष्य की संभावनाओं का टूटना भी है। इस तरह रसेल भावना को एक गहरी बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि भावना और विचार अलग नहीं हैं, बल्कि अक्सर भावना ही विचार की उत्पत्ति होती है। इसी कारण हमारी सबसे गहरी मान्यताएं, जैसे धर्म, राजनीति, नैतिकता, सिर्फ तर्कों पर आधारित नहीं होती, बल्कि हमारे भावनात्मक अनुभवों से उपजती हैं। इस अध्याय में रसेल यह भी बताते हैं कि इच्छा और भावना ही वो तत्व हैं जो मन को केवल विचारक नहीं, बल्कि एक सर्जक बनाते हैं। यही वह ऊर्जा है जिससे कविता जन्म लेती है, जिससे विद्रोह जन्म लेता है और जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अंत में रसेल हमें यह समझाते हैं कि मन को पूरी तरह जानना है तो हमें केवल उसकी सोचने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसकी चाहने और महसूस करने की शक्तियों को भी समझना होगा, क्योंकि इच्छा और भावना मन की आत्मा नहीं, बल्कि उसकी गति है। इस अध्याय के साथ हमारी समझ उस बिंदु तक पहुंचती है जहां मन केवल सोचने वाला नहीं, बल्कि जीने वाला, चाहने वाला और बदलने वाला तंत्र बन जाता है। नंबर 5, बौद्धिकता और भाषा, सोच का ढांचा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? क्या सोच केवल विचारों की आवाज है हमारे भीतर, या यह कुछ और भी गहरा है? बर्ट्रैंड रसेल इस अध्याय में हमें बताते हैं कि सोचना यानी प्रतीकों में काम करना, और प्रतीक कहाँ से आते हैं?
भाषा से। रसेल कहते हैं हमारी बौद्धिकता, हमारी रीजनिंग, प्लानिंग, इमेजिनेशन, ये सब किसी न किसी रूप में भाषा के आधार पर टिकी होती हैं। जब आप मन ही मन सोचते हैं मुझे कल क्या करना है, तो आपका मन शब्दों, छवियों और कल्पनाओं का एक जाल बनाता है। यह जाल ही बौद्धिकता है। यहाँ रसेल एक शक्तिशाली दावा करते हैं, भाषा हमारी सोच की सीमा भी है और विस्तार भी। जिन विचारों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, उन्हें हम सोच भी नहीं पाते। यानी आपकी भाषा जितनी समृद्ध है, आपकी सोच भी उतनी ही गहरी हो सकती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मन सिर्फ दृश्य अनुभवों से नहीं चलता, बल्कि संकल्पनात्मक सोच से भी संचालित होता है, और यह सोच मुख्यतः प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से कार्य करती है। रसेल इसे समझाते हुए बताते हैं कि जब बच्चा बोलना सीखता है तो वह सिर्फ भाषा नहीं सीख रहा होता, वह सोचने का तरीका सीख रहा होता है। भाषा से ही वह मैं, तुम, कल, क्यों जैसे विचारों को गढ़ना शुरू करता है। यानी भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, यह मन की आंतरिक संरचना का आधार है। इस अध्याय में एक और गहरा पहलू सामने आता है, विचारों का अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट रूप। हम केवल वह नहीं सोचते जो सामने दिखता है, बल्कि हम उन चीजों के बारे में भी सोचते हैं जो भविष्य में हैं, जो कभी नहीं हुई या जो कल्पना मात्र है। यह शक्ति अमूर्त सोच की हमें जानवरों से अलग करती है, और इसकी नींव भी भाषा में ही रखी जाती है। रसेल यह भी स्पष्ट करते हैं कि भाषा और सोच का संबंध द्वैध है। कभी कभी भाषा सोच को खोलती है, तो कभी कभी भाषा सोच को सीमित भी कर देती है। जब किसी समाज में कोई विचार व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं होता, तो उस विचार को सोचना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भाषा का विकास केवल संवाद नहीं, बल्कि चेतना के विकास की प्रक्रिया भी है। अंत में रसेल यह संदेश देते हैं कि यदि आप अपने विचारों को तीव्र, सटीक और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी भाषा को भी जागरूकता और संवेदनशीलता से गढ़ना होगा। यह अध्याय हमारे भीतर यह एहसास जगाता है कि हम जो सोचते हैं वह केवल हमारा नहीं होता, वह हमारी भाषा, संस्कृति और अनुभवों का संयोजन होता है। भाषा के बिना सोच अधूरी है, और सोच के बिना भाषा निष्क्रिय। इसलिए जब हम बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं, हम अपने मन की संरचना को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। नंबर 8, आत्मा का मिथक। क्या सचमुच हमारे भीतर कोई आत्मा है, एक ऐसी अमर सत्ता जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी जीवित रहती है? या यह केवल एक सांत्वना है, एक मानवीय कल्पना जिसे हमने मृत्यु के डर और अस्तित्व की अनिश्चितता से बचने के लिए गढ़ा है? बर्ट्रैंड रसेल इस अध्याय की शुरुआत इसी सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे भावनात्मक प्रश्न से करते हैं, क्या आत्मा है? रसेल का उत्तर है नहीं, कम से कम उस रूप में नहीं जैसा हम सोचते हैं। वे आत्मा की पारंपरिक परिभाषा को, कि वह एक अमर, अदृश्य, अचल तत्व है, खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कोई स्थायी स्व जिसे हम आत्मा कहते हैं, हमें अनुभवों के स्तर पर नहीं मिलता। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वह सब कुछ क्षणिक, परिवर्तनशील और संदर्भ निर्भर होता है। हमारा विचार, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, यह सब रोज बदलता है। यदि आत्मा कोई शाश्वत और अपरिवर्तनीय तत्व होती, तो हमें अपने भीतर कोई ऐसा हिस्सा अनुभव होता जो कभी नहीं बदलता। लेकिन क्या ऐसा होता है? रसेल कहते हैं, हम स्वयं को एक स्थायी इकाई मानते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति एक निरंतरता का भ्रम देती है। लेकिन यह भ्रम दरअसल स्मृति का संगठन है, कोई अमर तत्व नहीं। वे इस विचार को तर्क की कसौटी पर रखते हैं और पूछते हैं, क्या आत्मा का कोई अनुभवजन्य प्रमाण है? क्या हमने कभी उसे महसूस किया है, बिना विचार, भावना या स्मृति के? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। इसलिए आत्मा को मान लेना एक ऐसा बौद्धिक निर्णय है जो ज्यादातर डर, सांत्वना और धार्मिक परंपरा पर आधारित होता है, न कि तर्क या अनुभव पर। लेकिन रसेल यहां पर थमते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं और एक अद्भुत बात कहते हैं, आत्मा की अनुपस्थिति कोई कमी नहीं, बल्कि एक आजादी है। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा जैसी कोई स्थायी वस्तु नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम बदले जा सकते हैं। हम किसी पूर्व निर्धारित स्व के गुलाम नहीं हैं। हम वो नहीं हैं जो नियति ने लिख दिया, बल्कि हम वो हैं जिसे हम हर दिन अपने अनुभवों, अपनी समझ और अपनी इच्छा से बनाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें एक नई जिम्मेदारी देता है कि अब हम अपने स्वयं के निर्माता हैं। कोई स्थायी आत्मा नहीं है,
इसलिए अब कोई स्थायी सीमा भी नहीं है। हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपनी भावनाओं को पुनः गढ़ सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को हर दिन तराश सकते हैं। रसेल यह अध्याय समाप्त करते हैं एक अत्यंत मुक्तिदायक वाक्य से, माइंड इज अ पैटर्न इन मोशन, नॉट अ सोल एट रेस्ट। यानी मन कोई जड़ आत्मा नहीं, बल्कि एक गतिशील संरचना है। इस अध्याय के साथ द एनालिसिस ऑफ माइंड हमें अपने ही अस्तित्व के सबसे भीतरी तह में ले जाती है और दिखाती है कि हम एक रहस्यमयी आत्मा नहीं, बल्कि संभावनाओं से बनी एक ऊर्जा है। और यही दृष्टि न केवल आत्मा के मिथक को समझने में मदद करती है, बल्कि एक नए जीवन दर्शन की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है। नंबर 7, व्यक्तित्व की रचना। मैं कौन हूं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं वह हूं जो इस शरीर में दिखता है? क्या मैं मेरी यादें हूं, मेरी भावनाएं हूं, या मेरा नाम हूं, या फिर कोई ऐसा मैं हूं जो इन सब के पार मौजूद है? बर्ट्रैंड रसेल इस अध्याय में एक साहसी और स्पष्ट उत्तर देते हैं। मैं कोई स्थायी वस्तु नहीं है। वह कोई अमर आत्मा, कोई अचल तत्व या आकाश में टंगी कोई दिव्यता नहीं है। मैं एक प्रक्रिया है जो अनुभवों, संवेदनाओं, इच्छाओं, आदतों और स्मृतियों के सतत प्रवाह से बनती है। रसेल कहते हैं, हमारा व्यक्तित्व कोई एक क्षण में बना हुआ ढांचा नहीं, बल्कि हर क्षण बनने वाली परतों का ढेर है। हर नया अनुभव हमारे सुख में एक नया जोड़ लाता है और हर पुराना अनुभव स्मृति बनकर हमारे सोच और प्रतिक्रियाओं को आकार देता है। हम जिसे मैं कहते हैं, वह एक प्रकार का आत्मनिर्मित कथा संग्रह है, जिसे हम बार बार अपने भीतर दोहराते हैं। हम याद रखते हैं कि हम कौन थे, हमने क्या महसूस किया, हमने क्या खोया, क्या चाहा, और इन सब का संकलन बन जाता है व्यक्तित्व। लेकिन रसेल यहां सावधानी से समझाते हैं कि यह आत्मकथा एक इल्यूजन, एक माया भी है, क्योंकि जब हम मैं के बारे में सोचते हैं तो हम एक स्थायी, स्थिर इकाई की कल्पना करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मैं हर पल बदलता रहता है। कल आप जो थे, आज आप वही नहीं हैं, और आज जो आप हैं वह आने वाले कल में बदल जाएगा। फिर भी हम मैं को एक निरंतर, अपरिवर्तनीय वस्तु मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृति हमें एक निरंतरता का भ्रम देती है। रसील इसे बड़ी खूबसूरती से स्पष्ट करते हैं। हमारी स्मृति हमारे अनुभवों को एक धागे में पिरो देती है। यह धागा ही हमें वह भाव देता है कि हम एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन यह केवल मानसिक संगठन का परिणाम है, न कि किसी आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण। यह विचार चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि हम मैं को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। लेकिन रसेल का दावा यह नहीं है कि मैं का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि मैं को एक प्रक्रिया मानने से हमें परिवर्तन की पूरी आजादी मिलती है। अगर मैं कोई जड़ आत्मा होता तो हम बदल नहीं सकते थे, लेकिन अगर मैं एक सतत बनने वाला तंत्र है, तो इसका अर्थ है कि हम हर दिन, हर क्षण खुद को नया बना सकते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात रसेल करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व केवल आंतरिक नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक परावर्तन, सोशल रिफ्लेक्शन से भी निर्मित होता है। हम जो सोचते हैं कि हम हैं, उसमें समाज की छवियां, प्रतिक्रियाएं और अपेक्षाएं भी शामिल होती हैं। दूसरे शब्दों में, हम खुद को आंशिक रूप से दूसरों की नजरों से देखते हैं। इसलिए मैं कोई अकेला खड़ा हुआ द्वीप नहीं है, वह एक संवाद है, अनुभव, स्मृति, इच्छा और समाज के बीच। इस अध्याय के साथ रसेल हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम स्वयं को समझना चाहते हैं, तो हमें खुद को एक खुली पुस्तक की तरह देखना होगा, जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है और पुराने पन्ने नए अर्थ लेते जाते हैं। मैं कोई खोजने की चीज नहीं है, मैं एक रचना है, जिसे आप अपने अनुभवों से हर दिन गढ़ते हैं। नंबर 6, मन और शरीर, द्वैत का भ्रम। क्या मैं केवल यह शरीर हूं, या फिर इस शरीर के भीतर कोई क्योर, एक अदृश्य सत्ता, आत्मा बैठी है जो सोचती है, महसूस करती है, निर्णय लेती है? यही सवाल मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और गहरे प्रश्नों में से एक है। दर्शन, धर्म और विज्ञान सबने इस पर अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं, पर बर्ट्रैंड रसेल इस अध्याय में इस रहस्य पर रोशनी डालते हुए कहते हैं, मन और शरीर दो नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। रसेल उस परंपरागत ड्यूअलिज्म को खारिज करते हैं जो यह मानता है कि मन और शरीर दो स्वतंत्र, मूलभूत और असंबंधित वस्तुएं हैं। वह कहते हैं, यह विभाजन जो हमें आध्यात्मिक
और भौतिक के बीच एक खाई दिखाता है, एक भ्रम है। यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम आंतरिक अनुभव और बाहरी व्यवहार को दो अलग दायरों में रख देते हैं। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक रूप से सोचें तो हर मानसिक अनुभव, चाहे वह विचार हो, भावना हो या इच्छा, वह शारीरिक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो केवल आपके मन में हलचल नहीं होती, आपका चेहरा लाल होता है, आपकी धड़कन तेज होती है, आपकी मांसपेशियां तन जाती हैं। रसेल हमें यह बताते हैं कि हर मानसिक क्रिया वास्तव में एक भौतिक क्रिया भी है। हमारा मस्तिष्क, हमारी नसें, हमारी ग्रंथियां, ये सभी मिलकर वह मंच बनाते हैं जिस पर मन अपनी उपस्थिति दिखाता है। आपका विचार एक न्यूरल एक्टिविटी है, आपकी भावना हार्मोन और स्मृति की साझेदारी है, आपकी इच्छा मांसपेशियों की क्रियाशीलता को सक्रिय करती है। यानी जो कुछ भी हम मानसिक कहते हैं वह शरीर के जरिए ही संभव है। और इसी से रसेल यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मन और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही वास्तविकता के दो कोण हैं। यह समझ केवल दार्शनिक नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से मुक्तिदायक भी है, क्योंकि जब आप यह जान जाते हैं कि आपका मन आपके शरीर से कटकर कोई दिव्य सत्ता नहीं है, तो आप यह भी समझते हैं कि आप अपनी मानसिक स्थिति को शारीरिक माध्यमों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो अपने शरीर की दिनचर्या बदलिए। नींद, भोजन, व्यायाम, सांसों की लय, यह सब मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना कि कोई विचार या दर्शन। रसेल का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अलग अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ही प्रक्रिया की निरंतर धड़कनें हैं जो हमारे अस्तित्व की एकता को दर्शाती हैं। अंत में रसेल इस अध्याय में यह गहन बात कहते हैं कि यदि हम मन और शरीर को एक दूसरे से अलग मानते रहेंगे तो हम न अपने भीतर की सच्चाई को समझ पाएंगे और न ही स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाएंगे। इस अध्याय के साथ द एनालिसिस ऑफ माइंड हमें यह दृष्टि देता है कि हम केवल विचार करने वाले प्राणी नहीं बल्कि जीते जागते, स्पंदित होते, शरीर और चेतना से बने पूरे मनुष्य हैं। मन और शरीर को अलग करके हम अपने अस्तित्व को टुकड़ों में बांटते हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक साथ देखते हैं तो हमें मिलता है एक पूर्णता का अनुभव